वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस पेपर थर्ड के यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे और उसके लिए आपको लेक्चर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है या हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर 1 पर, जिसमें हमने 2014, 2015 और 2016, ठीक है, 2014, 2015 और 2016 के पेपर्स का एनालिसिस किया कि भाई जो मैथ्स वाला सेक्शन है उस सेक्शन से 14, 15 और 16 में किस तरह के या किस नेचर के या किस प्रकृति के सवाल पूछे गए हैं और उनसे क्या हमने निष्कर्ष निकाला। तो इन सारी चीज़ों पर या इन सारे पॉइंटों पर हमने डिस्कशन किया और इसी कड़ी में आज हम 2017, 2018 और 2019 के पेपर का विश्लेषण करेंगे या देखेंगे कि किस नेचर के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और आगे हमें तैयारी किस तरीके से इस पर करनी चाहिए या किस तरीके से हमें इस सेक्शन को तैयार करना होगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पर मैंने वहाँ चर्चा करी है। सो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें, तब लेक्चर आप नंबर 2 को देखें। ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी और आप इस पर अपनी समझ को ठीक तरीके से बना पा रहे होंगे। जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, तो उस पर आपको अपनी पकड़ या समझ बनाने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो आपको ठीक तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। सो इस लेक्चर में हम आज नेक्स्ट पार्ट में आगे की चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, और अब हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं 2017 में कि भाई 2017 में किस तरीके का पेपर आपसे पूछा गया था और क्या यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आई थी। ठीक, तो यहाँ आप देखोगे तो 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 6 नंबर वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 15 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक, तो 3 नंबर में आप देखोगे तो 3 नंबर में सबसे पहले तो आप बात करो कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से 3 नंबर का एक सवाल आया था। ठीक है, रेशियो से 6 नंबर का सवाल आया था और डीआई से 15 नंबर का सवाल आया था। ठीक, तो ओवरऑल जो मार्किंग है तो वो आपकी 27 यहाँ पर बन जाती, 27 मार्क्स बन जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वो कितने बन जाएंगे आपके, तो आप देखो कि 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब किस नेचर के सवाल थे, तो आप देखोगे कि भाई इसमें 3 नंबर में आपसे संख्याएं पूछी गई नंबर सिस्टम में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको लास्ट ही लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस चैप्टर में डेफिनेशंस पर भी फोकस करना है ना, उसकी डेफिनेशन को, उसके एग्जाम्पल को तैयार करके रखना है। तो कोई भी चीज़ आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, ठीक है, चाहे संख्याओं का चैप्टर हो, चाहे डीआई हो। तो हम वही देख रहे हैं कि भाई सवाल किस तरह के बन रहे हैं, तो उसी तरीके से तैयारी हमें अब करनी पड़ेगी। ठीक, प्रॉफिट लॉस का सवाल भाई 6 नंबर में भी देखने मिल रहा है। ठीक है, 3 नंबर में भी अब देख पा रहे हैं। तो 3 नंबर में यहाँ से पूछा गया कि व्यक्ति ने अपनी साइकिल को 1140 में बेचने पर उसको अब देखा है यहाँ पर 5% का घाटा या नुकसान होता है या लॉस होता है, तो साइकिल को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है, आप 30 सेकंड में इसको कर सकते हैं। सॉल्व भी करके करें तो 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो भाई रेशो का एक सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर उसमें है सिलेबस में मेंशन और इसको पढ़ा भी जाएगा। ठीक है, 510 रुपये को एक्स बाय जेड में इस प्रकार वितरित किया जाए कि एक्स को बाय का 2/3, ठीक है, मिले और बाय को जेड का 1/4 मिले। ठीक है, और तीनों का अलग अलग हिसाब से पूछा हुआ है। तो बहुत आसान सवाल है और 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, कि भाई हम एक्स बाई जेड को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट वाले को कुछ मानते हैं, फिर उसका हम यहाँ रखते हैं पार्ट और इस पार्ट को हम यहाँ रखते हैं, तो तीनों का निकल आता है। फिर आप एलसीएम वगैरह लेकर क्या करते हो, इसमें एक्स वाई जेड का हिस्सा निकालते हो। ठीक है, और फिर तो आपको पता ही है कि भाई 500 रुपये को बांटना है तो बंटवारा किस तरीके से रेशो में किया जाता है। तो आप बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। ठीक है, 6 नंबर के अंदर ना, देखो जितने नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैं उतने ही अच्छे से बताना पड़ेगा। अगर 6 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप हर एक स्टेप को बढ़िया तरीके से आप डिज़ाइन करो या उसको बताओ कि जिससे एग्जामिनर एक बार में ही समझ जाए कि हाँ इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया बिल्कुल सही है और आपको 6 नंबर मिल जाए। तो ये अप्रोच हमें लेकर चलना पड़ेगा, जैसे हम स्कूल के टाइम में करते थे। ठीक है, या मैथ्स स्कूल में आप कॉपी में लिख कर आते थे, तो वो अप्रोच हमें यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक वाला अप्रोच यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक, 15 नंबर में आप देखो कि भाई डीआई का सवाल पूछा गया है, तो डीआई के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, डीआई कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे इसकी तैयारी करना है। तो सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं तो उद्देश्य केवल सवाल बताना है कि भाई इन सेक्शंस को आप तैयार करेंगे। ठीक है, 18 को हम देखें तो 18 में आपको देखो 3 नंबर का सवाल नहीं आया, 6 नंबर वाले 3 सवाल दिए गए हैं और एक 15 वाला दिया गया। ठीक है, तो 6 नंबर में परसेंटेज का एक सवाल है, रेशो में एज चैप्टर का सवाल है आपका, देखो एज चैप्टर का। ठीक है, जैसे आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो ना, तो प्रॉफिट लॉस में फिर डिस्काउंट भी आप देख लो। ठीक है, पार्टनरशिप भी आप देख कर चलो, क्योंकि हो सकता है भाई सवाल आ जाए, है ना, तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं तो पढ़ना पड़ेगा। माध्य माध्य का बहुलक सीधा ही आपसे पूछा हुआ है 6 नंबर में एक क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर डीआई भी 15 नंबर में आपसे पूछा गया। तो डीआई बहुत आ रहा है। ठीक है, टाइमनबर्ग बहुत आ रहा है। ठीक है, तो इन पर हमें अब देखो परसेंटेज का सवाल आपसे, देखो बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा परसेंटेज के टाइप में कि एक एग्ज़ाम वाला टाइप आता है ना, एग्ज़ाम
मैं कोई व्यक्ति इतने नंबर से फेल हो गया या इतने नंबर से पास हो गया, तो कभी पूर्णांक पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कितने नंबर से फेल हो गया। इस तरह के सवाल आपने परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो वही सवाल आपसे 6 नंबर में पूछा गया है कि एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने आवश्यक थे। एक छात्र ने 83% प्राप्त किए, परंतु वह 7 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक या पूर्णांक कितने होंगे। मैक्सिमम मार्क पूछे तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइप ये परसेंटेज में है। ठीक, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम परसेंटेज पढ़ रहे होंगे या कोई भी चैप्टर मैथ में पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे भैया इसमें कितने टाइप बनते हैं, किस टाइप के कितने सब टाइप हैं, किस टाइप का बेसिक मेथड, किसी टाइप को सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या होगा और आपकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी। तो कुछ ट्री मेथड में हम मैथ्स को तैयार कर रहे होंगे जिससे दिमाग में एक पूरे चैप्टर का मैप बनेगा और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, जिनको हर एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में लिखनी हो, ठीक है, पीएससी जैसे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में चाहे मैथ्स लिखना हो, चाहे आप वनडे एग्जाम में उसको यूज़ कर रहे हो। तो दोनों अप्रोच को हम लेकर चल रहे होंगे। ठीक, अब देखो रेशो दिया है पर एज तो नहीं लिखा उसमें कि भैया हम एज से सवाल पूछेंगे। तो आप इस चीज़ को समझें कि इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, मतलब एज आपको पढ़ना पड़ेगा। रेशो दिया है तो एवरेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डीआई करना है तो एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड हैं, नहीं है सिलेबस में तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड है और सवाल बना है। ठीक, तो जब रेशो पढ़ोगे तो एज तो पढ़ना ही पड़ेगा। सवाल आया 6 नंबर में है ना कि रमेश के पिता रमेश से 27 वर्ष बड़े हैं, 5 पर की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताएं। तो आपको एक्स वाले मेथड से इसको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो रेशो मेथड से इस सवाल को करोगे या आप जो डायरेक्ट अप्रोच है उससे करोगे तो फिर तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अब इसको समझने में परेशानी होगी समझने वाले को कि यार ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आ गया, ये क्या किया है। तो ट्रिक वाला अप्रोच यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट हमें उसको लिखना नहीं है कॉपी में। ठीक है, कॉपी में तो एक्सप्लेन आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा कि भाई एक्स बराबर ये है, ये रमेश के पिता की आयु है, ये रमेश की आयु है, फिर ये इतना बड़ा है तो उसमें प्लस करके 27 लिख दो। ठीक है, एक्स प्लस 27, तो ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक, माध्य माध्य का बहुलक पर देखो आप टिप्पणी पूछ ली आपसे सीधी, तो आप समझ लो यहाँ पर इस बात को कि भाई डेफिनेशंस तैयार करनी है सारी की सारी एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर भी आप देखो कि डीआई में या आप देखो कि जो इंडेक्स वगैरह है आपका, यहाँ से विविधता सूचकांक आपसे पूछा गया है, सिम्पसन सूचकांक पूछा गया है। तो ये आंकड़े वाले जो आपका है स्टैटिक्स है या आंकड़े वाला जो सेक्शन है वहाँ उसको भी तैयार आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ से ये चीज़ें आपकी पूछी गई हैं और ये 15 नंबर में आपसे पूछी गई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2019 पर। तो 2019 में आप देखो कि यहाँ तो 3 नंबर की बाढ़ सी लगी है ना, 5 क्वेश्चन 3 नंबर के यहीं से रख दिए गए। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में आप देखो कि 15 क्वेश्चन में 3 नंबर के 15 क्वेश्चन एक सेक्शन से आते हैं, तो एक सेक्शन में 5 के 5 आपके कहाँ से रखे गए, यहाँ से रखे गए। पर अब ऐसा नहीं होगा या ऐसी नाइंसाफ़ी अब नहीं होगी है, अब तो फिक्स है कि भाई तीन तीन ही आएंगे है ना एक चैप्टर से। ठीक है, तो अब तो फिक्स है ना, पहले फिक्स नहीं था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सवाल आए हैं आपके। ठीक है, और नंबर सिस्टम पूछा है एक, तो एक प्रोबेबिलिटी है, एक मेंसुरेशन है, एक आपका डीआई है। तो आप देखो कि भाई चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। ठीक, आई थिंक ये 3 नंबर का होना चाहिए, 6 गलत ही लिखा है। ठीक है, ये 3 होगा ना, 3। ठीक है, चलो तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखो कि 3 सवाल जो है वो 6 नंबर वाले रख दिए, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम बढ़िया। तो चैप्टर वही है भाई, इसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो नया सा आ गया हो। तो चैप्टर वही की वही सारे है ना, वही रिपीट हो रहे हैं, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, डीआई, मेंसुरेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, डीआई। तो भैया इनको ही तैयार हमें करना है। ठीक है, इनको ही लेकर चलना है। ठीक, यहाँ देखें आप तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा जो हैं वो टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बताएं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल आप देखो 3 नंबर में 6 नंबर में बहुत आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 15 नंबर तक हमने देखा कि बहुत आसान ही पूछा जा रहा है, चाहे आप डीआई की बात करो, चाहे मेंसुरेशन की बात करो, चाहे आप किसी अन्य चैप्टर की बात करो। ठीक है, तो सवाल आसान ही आ रहा है, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं चीज़ों को है ना 8th या 10th लेवल तक, तो वैसा ही कुछ आ रहा है। ठीक, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 था, एक दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या। तो देखो बच्चों वाले सवाल या एस आई के सवाल आ रहा है भाई, अगर ऐसा ही आपको सीपी पता है, एसपी पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ये अप्रोच हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप पीएससी दे रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होगी है ना, क्योंकि वहाँ तो आपने ट्रिक्स वगैरह देखी हैं, बेसिक पर आप नहीं गए, या आपने केवल ट्रिक्स देख ली कि यार एसआई का सवाल आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, सीआई का आएगा तो ऐसे कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा तो डायरेक्ट हम ठीक है फ्रैक्शन मेथड लगा के डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर निकाल के बता देंगे है ना, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, या 20% का फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर देंगे है ना, कि भाई 20% का हमने फ्रैक्शन बनाया तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 बन गया, बता दिया कि भाई 1 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, ये सीपी है तो एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो आपने रेशो मेथड लगा दी। तो अब ऐसा हम ना करके
बेसिक के साथ जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात को समझें। समलंब मतलब मेंसुरेशन का सवाल है। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 दी हुई है। उनमें समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई याद करें। तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला आप लगाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एरिया आप निकाल सकते सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक। 3 नंबर के हिसाब से ना पाई चार्ट, आप देखो पाई चार्ट आपसे पूछ लिया तो डी आई पढ़ रहे हो, आपने पता चला कि डी आई पढ़ लिया, आपको पाई चार्ट ही नहीं पता कि क्या होता है। आप लिख ही नहीं पा रहे हो ना, पता है पाई चार्ट क्या होता है पर आप लिख नहीं पा रहे हो। तो भैया डेफिनेशन को भी यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा हर चैप्टर में, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, चाहे एस आई पढ़ो, चाहे सी आई पढ़ो, सबकी डेफिनेशन आपके पास 2-2 लाइन की बढ़िया डेफिनेशन होनी चाहिए, बहुत शानदार तरीके की, ठीक है। जिसमें इंप्रेसिव लगे कि डेफिनेशन आपने बहुत बढ़िया लिखी है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैथ में सेट कर दिया। देखो एग्जाम्पल आपको हर जगह सेट करना है, जहाँ 3 नंबर में एग्जाम्पल बन रहा है ना, पॉसिबिलिटी है तो वहाँ एग्जाम्पल जरूर आ रहा है, जिससे क्या हो बहुत अच्छा लग रहा हो। अब तो खैर लिमिट उसमें कम है, 10 वर्डों में चीज़ें बतानी है, फिर भी कोशिश करें कि हम एक या दो छोटे से एग्जाम्पल एक शब्द या दो शब्द में लिख दें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक। अब जैसे पाई चार्ट है तो पाई चार्ट की एक लाइन में डेफिनेशन लिख कर एक बना के बता दो कि भाई पाई चार्ट ऐसा ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, खत्म बात, ठीक है। एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है, उसे 1 मिनट में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पाई की वैल्यू 3.14 दी है। आसान सवाल है, कर सकते हैं, ठीक। अभी तक मुझे ऐसा सवाल नहीं देखा कि जो सवाल हमसे नहीं बनना चाहिए या आप ये तो बन ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है ना, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चीज़ें आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं और सारे नंबर निकाल सकते हैं, जो भी है 30 नंबर, ठीक है। आपको तो बताओ इसमें कोई ऐसा सवाल एक सवाल भी आपने देखा हो 19 से 14 से 19 का एनालिसिस तो हमारा खत्म हो गया भाई, हम 19 ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या ऐसा कोई सवाल आपको दिखा है इस पूरी सीरीज़ में जो आपसे नहीं बन रहा है। आप तो खुद ही कर लोगे ना ये सवाल। बट बात आती है कि जो अप्रोच चैप्टर को पढ़ने का है या कंप्लीट चैप्टर के आपको नहीं पता या पूरा चैप्टर आपको नहीं आता, तो वो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा भाई। एक सवाल, इसीलिए मैं इसको सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, एक सवाल के सोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप पूरा चैप्टर पढ़ो जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक। सारा चैप्टर आपसे बन रहा होगा। आगे देखें, अब 6 नंबर में आपसे पूछा है कि ठोस से बने 3 घनों की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो नए घन का कुल सतह क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया या टीएसए कहते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा है तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम वगैरह आ रहा है, इसका मतलब है कि भैया 3D भी पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशन में, आपको 3D भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फाइव में देखोगे कि कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है। इनकी संख्या 22 है। कक्षा में औसत कक्षा में छात्राओं की संख्या का छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो देखो रेशो भी आपको पढ़ना है, परसेंटेज के साथ रेशो भी आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि परसेंटेज रेशो एक साथ। 2.6 में आप देखोगे कि दो अंकों की संख्या के योग जो है वो 9 है, ठीक है। और जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी संख्या नई मूल संख्या से 27 अधिक है। दो अंकों की संख्या ज्ञात करें, क्या होगी। नंबर वाला जो 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट है कि जब दो संख्याओं को बदला जाता है तो उसके 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो वो आपको आनी चाहिए नंबर सिस्टम में, वो नहीं आएंगे तो हम यहाँ फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, जो कॉन्सेप्ट है ना संख्याओं बदलने वाले कि भाई संख्याओं का योग इस तरीके से, संख्याओं तो मूल संख्या, तो उनके कॉन्सेप्ट है, आप उसको समझेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, बेसिक से तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ भी देखो कि अब डी आई जैसा एक सवाल आपको दिया गया है, डी आई ही समझ लो आप, है ना, कि भाई ये टेबल दी हुई है और इस पर आपको आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसी तरीके से सॉल्व इसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो भाई मेन चीज़ आती है कि क्या निष्कर्ष निकला इन सब चीज़ों का, ठीक है, कि हमने 2 लेक्चर अपने कंप्लीट करे, ठीक है, जिसमें हमने 2014 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस का या सभी पेपर का सॉल्यूशन, सभी पेपर का हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनका नेचर देखा। तो इससे कुछ 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो ये है कि भाई सिलेबस के पॉइंट पर तो रहना है, पर पॉइंट्स के अंदर जो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं उन पर जाना है, ठीक है। जैसे भाई बात मैंने करी कि भाई अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। टाइम एंड वर्क नहीं लिखा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। या फिर मैं एक निष्कर्ष ये निकाल पा रहा हूँ कि भाई अर्थमेटिक में लगभग 10-12 चैप्टर हैं, हम सारे पढ़ना है ना। जैसे नाव धारा वगैरह का तो सवाल नहीं देखा, उसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या हम कह सकते हैं कि भाई हमें इतना आ जाए कि हम चीज़ें कर लें, है ना। तो लगभग मेरे हिसाब से तो 10-12 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने चाहिए अर्थमेटिक के, ठीक है। और एडवांस में आप देखोगे तो मेंसुरेशन आप लेकर चलें और डीआई वगैरह लेकर चलें, यही आ रहा है। क्या टेग्नोमेट्री पढ़ोगे आप, नहीं है, इसको पढ़ना उचित नहीं है, ठीक है। टेग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं बना, ठीक है, या नहीं है संभावना। प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ लो आप, ठीक है। मीन मीडियन मोड है, तो देखो क्लियर बताया, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ परेशान नहीं होना कि सारे 35 चैप्टर को आप पढ़ने लगे एसएससी लेवल पर, है ना। तैयारी आप कर रहे हैं एसएससी की बात अलग है, बट आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप 10-12 चैप्टर को ठीक ठाक तरीके से पढ़ लें। 10 चैप्टर आपके लगभग अर्थमेटिक के हैं और 2-3 चैप्टर आपके एडवांस के हैं, ठीक है।
और संख्याएं वगैरह तो वो कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा खास, आप संख्याओं के टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लो, यूनिट डिजिट वगैरह पढ़ लो, थोड़ा वो संख्याओं के सवाल देख लो, इतने में आपका कवर हो जाएगा, है ना। फैक्टर है, गुणनखंड है, ये आसान सी चीज़ें हैं, तो एक दो क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। मेन चीज़ आपकी डीआई है, डीआई आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, और हम इसमें सारी चीज़ें डीआई की तभी कर सकते हैं जब आपको परसेंटेज आता हो, प्रॉफिट लॉस आता हो, है ना, एवरेज आता हो और रेशियो आता हो, तब डीआई बनेगा, और साथ में कैलकुलेशन आपको आता हो, ठीक। मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है, आपको ये ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा भाई, सवाल आए हैं और 11 नंबर में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। खैर चॉइस हमारे पास होगी कि भाई 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं तो आपको लिस्ट कोई दूसरा क्वेश्चन कर लो, बट कई बार क्या हो जाता है कि चॉइस भी ऐसी होती है कि हम ना इसके साथ जाते बन रहा ना इसके साथ जाते बन रहा, तो उसकी इसमें मैथ्स आपको आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि मैथ्स हमसे बनना चाहिए, ठीक है। हर एग्ज़ाम की नीड है, हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और मेंस में भी आप देखो तो अच्छा खासा स्कोर 30 नंबर का बन रहा है, तो इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज तो सबसे पहली नीड है ही अर्थमेटिक में कि भाई परसेंटेज अगर हम पढ़ रहे हैं ठीक ठाक तरीके से तो तभी आगे कुछ हो सकता है अर्थमेटिक में हमारा, ठीक है। नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं, तो ये चैप्टर मैंने हाईलाइट करे हैं कि भाई ये तो पढ़ने ही चाहिए, है ना, ये मस्ट है कि ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही आई ठीक ठाक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, 6 नंबर में भी देखने मिल रहा है आपको, 3 नंबर में भी देखने मिल रहा है। टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर में सवाल आपको दे सकते हैं उठा के, ठीक है, आए हैं लास्ट ईयर में। प्रॉफिट लॉस 3 नंबर में भी सवाल है, 6 नंबर में भी सवाल है, दोनों ही तरीके के सवाल देखने पड़ेंगे। रेशो में एज तक आपको जाना पड़ेगा, या जो भी चीज़ें इसमें प्रोपोर्शन वगैरह है उसको भी ठीक ठाक देखना पड़ेगा। हो सकता है भाई कोई संख्याएं दे दें, कहें कि इनका रेशो निकाल के बताओ या एबीसी में फाइंड करो, है ना, कुछ भी आ सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, तो सारी कुछ पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो प्रीवियस ईयर के पेपर से भी केवल एक एनालिसिस ही आप निकाल सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि भैया लास्ट ईयर में ये आया तो बिल्कुल ऐसा ही 2020 में आया। अब देखो सिलेबस बदला है, पैटर्न बदला है, तो कुछ तो आप देखोगे ना कि भाई जैसे प्री में यूपीएससी पैटर्न पर चला गया एकदम से, है ना, एग्ज़ाम, ठीक है, तो अब मेंस में भी कुछ आप इस तरह से लेकर चलें चीज़ों को, है ना, कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ठीक ठाक तैयारी रहेगी ना तो फिर हमें समस्या नहीं होगी। अब जिसकी ठीक ठाक तैयारी होगी फिर सिलेक्शन उसी के हाथ में होगा, या नंबर उसी के ठीक ठाक यहाँ पर आ रहे होंगे, है ना। तो बात अब ये है कि भाई आगे हम लेक्चर्स को स्टार्ट इसमें इस सीरीज़ में हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट वगैरह करके बताएं और आप वीडियो के साथ जुड़ें, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें अगर आपको बात पसंद आ रही है, आगे आप कंटिन्यू चाहते हो कि हमें यूट्यूब के ऊपर चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ, क्योंकि मैं लगभग 3-4 साल से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पर बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये लगभग 1 महीने से मैं लेक्चर्स कंटिन्यू डाल रहा हूँ। इसके पहले मैंने चैनल तो बनाया था, बट लेक्चर्स मैंने कुछ रीजनिंग के डाले थे उसमें, और कुछ सिलेबस वगैरह डिस्कस कराया था, बाकी कोई लेक्चर उसमें नहीं था ना, कुछ 30-40 लेक्चर थे छोटी छोटी, तो जिनमें सिलेबस वगैरह डिस्कस कराया था, और बाकी कोई खास उसमें नहीं था, है ना। तो अब ये बिल्कुल शुरुआत है यूट्यूब पर, ठीक है, तो आपका, ठीक है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है, चीज़ें ठीक ठाक आपको लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप उनको थोड़ा शेयर करें, ठीक है, चीज़ों को, है ना, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आप किसी भी वीडियो में, ये जितने भी 60-70 वीडियो है उसमें आप किसी में भी नहीं पाओगे कि मैंने आपसे ये कहा हो कि भाई आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ऐसी बात नहीं कही। तो अब देखो इस बात के कहने के पीछे उद्देश्य क्या है कि भाई ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, है ना, ठीक। तो आप इसको करें, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हों, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन भी ऑन हो जाए तो वहाँ भी हम डिस्कशन कर सकें चीज़ों के ऊपर, ठीक है, और आगे कुछ बेहतर कर सकें हम, ठीक है ना। तो जो भी अनुभव मेरा 4-5 साल या 6-7 साल लगभग मुझे, मैं रहा हूँ 2014-15 के बाद से एस्पिरेंट, ठीक है, यूपीएससी या पीएससी का, तो जो अनुभव मेरा है वो मैं उसको शेयर करना यहाँ चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब के माध्यम से चीज़ें आपको अब तक पहुँचाई जाएँ और बेहतर चीज़ें आपको, ठीक है, टू द पॉइंट मिलें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है ना, और सबका फ़ायदा हो, ठीक। तो शुरुआत ये है अभी, ठीक है, तो आपका, है ना, यही मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसको शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम, आप चाहेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें हम बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। मेरा भी यही मानना है कि भाई लाइव क्लास में काफ़ी बेहतर रहता है, एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ लाइव क्लासेस में काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है, ठीक है, और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाते हैं, आप बात भी कर पाते हैं, जहाँ डाउट है वहाँ आप डाउट भी पूछ पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से बात कर पा रहे होंगे ना। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से आप जुड़ें, ठीक है, और रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा भी उठाएं, ठीक है। और किसी भी तरह की अगर समस्या है वीडियो में आपको, या कोई बात समझ में ठीक तरीके से नहीं आती है, तो आप उसको भी बताएं, आप कमेंट के माध्यम से चीज़ें बताएंगे तभी कुछ बेहतर हो पाएगा या एक कम्युनिकेशन बन पाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से और बेस्ट यहाँ पर करने का प्रयास करूँगा, और आपको बहुत जल्द अब सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर 1 बाय 1 मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी 1 महीने पहले ही मैंने यहाँ पर वीडियो लेक्चर डालने स्टार्ट करे हैं, अभी शुरुआत यूट्यूब पर करी गई है, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर देखने के लिए या इसको पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही जल्द अपकमिंग आपको ये
क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगी और यहाँ पर आपको मैथ्स वाला सेक्शन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक, मेरे द्वारा, है ना, ठीक।